दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार मोदी सत्ता जिस सरपट तरीके से दौड़ रही है, उसी अंदाज में आज राहुल गांधी ने उस राष्ट्रवाद के मुखौटे को उतार कर रख दिया। और शायद यह संसदीय इतिहास में पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री की खुले तौर पर तुलना और किसी से नहीं, रावण से की गई। इस देश के भीतर में भारत माता की हत्या का आरोप और किसी पे नहीं, मोदी सत्ता पर लगाया गया। मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी कब बोलेंगे, इंतजार कल से हो रहा था। और आज सुबह 12 बजे जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो शुरुआत उस दर्द और उस आहट की थी जिसको इस दौर में सत्ता सुनती नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत का मतलब क्या है, शायद पहला पाठ राहुल गांधी ने बहुत शालीनता के साथ मोदी सरकार को सुनाया, सामने बैठी बीजेपी को बताया। और उस आवाज के भीतर लोगों की धड़कनों को महसूस करने की ताकत और क्षमता दोनों ही मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के पास नहीं है, इसे भी बताया। और शायद उस एहसास को खुले तौर पर आज यह कहकर रखने की कोशिश की कि मैं आज दिमाग से नहीं, दिल से बोलूंगा, क्योंकि दिल से निकली हुई आवाज दिल तक पहुंचती है। लेकिन यह अंदाज धीरे धीरे इतना उग्र होता चला गया, जिसके बाद सवाल यह था कि मणिपुर की यात्रा खुद राहुल गांधी ने की थी, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे। और राहुल गांधी ने जब वहां पर जो कैंप थे जहां लोग राहत के लिए मौजूद थे, वहां पर 2 महिलाओं का जिक्र करते हुए एक ऐसी तस्वीर परोस दी जिसके बाद एक हकीकत यह थी कि दरअसल मणिपुर में राज्य सरकार फेल हो चली है, केंद्र सरकार ने आंखें बंद कर ली है। लेकिन बात आज शायद यहां रुकनी नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी सोच कर आए थे उस दर्द को, जनता के भीतर के गुस्से को अविश्वास प्रस्ताव के दौर में उसे शब्द देते हुए अपनी जुबान से उन शब्दों को कह दें और लोगों के आक्रोश या उनके भीतर बड़े गुस्से को उभार कर रख दें। और हुआ यही। जिस अंदाज में राहुल गांधी ने आज अपनी बात कही, उसका एक शुरुआती हिस्सा जरूर सुनिए। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई है, मणिपुर में हिंदुस्तान का मर्डर हुआ है। राहुल गांधी ने इन शब्दों को जब लोकसभा के भीतर बोलना शुरू किया तो एक तरफ सन्नाटा था और दूसरी तरफ शोर था। बात सिर्फ यही नहीं थमी, दरअसल यह बीजेपी की ऐसी नब्ज जो राष्ट्र माता और भारत माता के जरिए इस देश के भीतर बार बार परोसी गई है। खुले तौर पर राहुल गांधी ने भावुकता के साथ नहीं बल्कि गुस्से में कहा कि एक मां मेरी यहां बैठी है और दूसरी मां की हत्या मणिपुर में हुई है। और भारत की उस आवाज को इस दौर में सत्ता ने सुनना बंद कर दिया है। क्या यह वाकई इस दौर में सत्ता की वह नब्ज थी जिसे राहुल गांधी ने दबा दिया? सवाल उसके आगे का है। भारत की राजनीति आज जिस मुहाने पर खड़ी है, इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर जो हिंसक घटनाएं हो रही है, सरकार की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया आती नहीं है। और अलग अलग खांचों में भारत की राजनीति को संभाले हुए तमाम राजनीतिक दल, यहां तक कि कांग्रेस भी एक क्षेत्र विशेष को लेकर देखती है। क्योंकि याद कीजिए, जब संसदीय कमेटी, जो संसदीय कमेटी ना कहिए बल्कि भारत यानी इंडिया के नाम पर जो सांसद सदस्यों की टीम पहुंची मणिपुर के भीतर, जब वो लौटे तो उनके भीतर मणिपुर के उस दर्द को समेटे हुए उसे बताने की इंतहा थी। हरियाणा में हिंसा हुई तो हरियाणा के बाद सांप्रदायिकता के जरिए किस तरीके की राजनीति इस दौर में हो सकती है और हो रही है, उसे हरियाणा के दायरे में लेकर कहा गया। उसी दायरे में बरेली का जिक्र भी एक वक्त आया, उसी दायरे में एक दौर में राजस्थान का जिक्र भी आया, पश्चिम बंगाल का जिक्र आया, उसी दौर में पंजाब को लेकर भी हिंसक घटनाओं के मद्देनजर बात हुई। लेकिन राहुल गांधी ने आज अलग अलग प्रांतों से हटकर भारत को एक सामूहिक आवाज में तब्दील करते हुए जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के कटघरे में मोदी सत्ता को लाकर यह कहकर खड़ा किया कि दरअसल यह भारत माता की हत्या है, आप देशद्रोही हैं, आप देशभक्त नहीं हैं।
और ध्यान दीजिए, मोदी सत्ता के काल में ऐसे दर्जनों लोग मिल जाएंगे जिनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे चले। लेकिन बात यही नहीं थमी, बात उसके आगे गई और इस अंदाज में गई कि अगर सत्ता इस देश के भीतर हो रही हिंसा की आवाजों से अनभिज्ञ है या वो सुनना नहीं चाहती है तो यह उसका अहंकार है। लेकिन सवाल सिर्फ अहंकार भर का नहीं था। राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी की उस नब्ज पे कर दिया, या मोदी सत्ता या मोदी सरकार की उस नब्ज पे लाकर कर दिया जहां पर उन्होंने कहा कि रावण भी सिर्फ दो लोगों की सुनता था और प्रधानमंत्री मोदी भी सिर्फ दो लोगों की सुनते हैं। दरअसल ये दो लोग कौन होंगे? हो सकता है उस वक्त सदन और इस देश के भीतर लोग सुनना चाह रहे होंगे, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर राहुल गांधी ने जैसे ही कहा प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दो लोगों की सुनते हैं, उन दो लोगों के नाम आने से पहले ही स्पीकर ने कहना शुरू कर दिया, आप इसे मत बोलिए। तो हर किसी को अंदाज हो चला था, या इस देश के भीतर हर किसी को अंदाज है कि प्रधानमंत्री किसकी सुनते हैं, और उस नाम का जिक्र संसद के भीतर ना हो, इस बात का अंदेशा क्या वाकई स्पीकर तक को हो चला है तो इस देश के लोगों को नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने एक प्रसंग का जिक्र किया और बताया कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था और प्रधानमंत्री मोदी अडानी और अमित शाह की सुनते हैं। शायद यह सबसे बड़ा हमला इस मामले को लेकर था, क्योंकि याद कीजिए राहुल गांधी ने जब अडानी के रिश्ते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए थे तो उसके बाद एक झटके में तमाम भाषण के उस हिस्से को 18 जगहों से हटा लिया गया जहां जहां अडानी का जिक्र था। उसके अलावे 10 ऐसी जगह पर जहां अडानी और मोदी के रिश्ते का जिक्र था, उस तमाम 28 जगहों से चीजों को हटाया गया था। और उसके बाद आज दूसरी बार, यानी उसके बाद पहली बार एक लिहाज से राहुल गांधी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखने को पहुंचे थे और उन्होंने उसी नब्ज को दबाया जिस नब्ज के दबते ही बीजेपी के भीतर से शोर सदन के भीतर कैसे मचता है और किस तरीके की तिलमिलाहट स्पीकर से लेकर जो मौजूद नेताओं और मंत्रियों की पूरी फहरिस्त है वो कैसे चौंक जाती है और शोर में हर चीज को तब्दील करना चाहती है। लेकिन जिस मणिपुर को भारत से जोड़ते हुए इस एहसास को आज देश के सामने राहुल गांधी ने यह कहकर रखने की कोशिश की, पुरजोर कोशिश की कि दरअसल भारत एक आवाज है, उस आवाज को सुनने की ताकत आप में होनी चाहिए, क्योंकि वही भारत माता है और उनकी हत्या मणिपुर में हुई है। और प्रधानमंत्री इसीलिए मणिपुर नहीं जा सकते क्योंकि वह उस हत्या के चश्मदीद है या नहीं, लेकिन वह देशद्रोही है, वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। और इसके साथ जब जिक्र अहंकार का था तो खुले तौर पर उन्होंने कहा कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया। तो क्या भारत के भीतर धधकते हुए वो तमाम प्रदेश जहां पर आग लगी हुई है, जिसका जिक्र राहुल गांधी बहुत ही सांकेतिक तौर पर कर रहे थे, तो क्या यह उस सत्ता के अहंकार का परिणाम है जो आपको अलग अलग जगहों पर नफरत और घृणा के साथ बंटते हुए भारत के बीच हिंसा की घटनाएं नजर आ रही है? अगर ऐसी परिस्थिति इस दौर में उफान मार रही है तो फिर उस भाषण के जरिए दरअसल मौजूदा वक्त की समूची राजनीति को अब समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर राहुल गांधी इतने एग्रेसिव होकर और इतने गुस्से के साथ इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि दरअसल आपने पूरे देश में कैरोसिन फेंक दिया है, और याद कीजिए तो कैरोसिन फेंकने का जिक्र राहुल गांधी ने अमेरिका में भी किया था और कहा था कि ये हाथ में माचिस की तीली लेकर चल रहे हैं और कैरोसिन पूरे देश में डाल दिया गया है, लोगों को बांटा जा रहा है, ये खुले तौर पर यह आरोप था। उसी को नए सिरे से नए तरीके से मणिपुर के सिलसिले को जोड़ते हुए और मौजूदा वक्त में इस देश की परिस्थितियों के मद्देनजर यह उस राजनीति से आगे का कदम है जहां पर लोगों के सामने उस मैसेज को राहुल गांधी रखना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस चूक जाती है या कांग्रेस का कोई नेता
नैतिक बल के साथ इस रूप में खड़ा हो नहीं पाता है जहां वो इतना बड़ा आरोप लगा दे। और यही वो मॉरल पॉलिटिक्स है जो आपको नैतिक तौर पर कुछ भी कहने की इजाजत भी दे देती है। और इस इजाजत के साथ जिन बातों का जिक्र हुआ यह भी था कि राम ने रावण को नहीं मारा, बल्कि रावण के अहंकार ने उसको मारा, तो मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता की मौत भी उसके अहंकार के साथ होगी। यानी उस रियल पॉलिटिक्स को खेलने के लिए राहुल गांधी कतई तैयार नहीं है, जिस रियल पॉलिटिक्स के आश्रय आज हर कोई यह मानकर चल रहा था कि जैसे ही राहुल गांधी भाषण देना शुरू करेंगे उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, मोदी सत्ता होगी, मोदी सरकार होगी और जो कुछ इस देश के भीतर हो रहा है वहां से बात की शुरुआत होगी। लेकिन उन्होंने बहुत मासूमियत के साथ अपनी भारत जोड़ो यात्रा के उस अनुभव को बांटते हुए और अपने ही अहंकार का जिक्र करते हुए उस भारत जोड़ो यात्रा के वक्त अहंकार कैसे खत्म हो गया इसका जिक्र जब राहुल गांधी ने किया तो एक झटके में 2018 का वह अविश्वास प्रस्ताव कमोवेश हर की आंखों के सामने जरूर रेंगने लगा होगा। याद कीजिए उस वक्त जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे 2018 के अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई के दिन आधी रात का वक्त हो चला था और राहुल गांधी भाषण देने के बाद गले लगने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास चले गए और उन्हें उठाने की कोशिश की। वो नहीं उठे तो बैठे बैठे ही राहुल गांधी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा आपने अपने भीतर जो गुस्सा हम लोगों के लिए भर रखा है उसे निकाल डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस दिन हिले नहीं कुर्सी से। हालांकि कुछ क्षणों के बाद शायद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें उठना चाहिए, तो उन्होंने राहुल गांधी को बुलाया और कुछ कान में कहा और फिर बैठ गए अपने बाद। और जवाब जो भाषण का दिया वह एक लगा से राहुल गांधी ने 2018 में जो उन्हें गले लगाया था उस पर ठहाका लगाते हुए और उसको मिमिक्री में तब्दील करते हुए 2018 में प्रधानमंत्री का अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने की परिस्थिति शुरू हुई थी। तो क्या अब कल प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो राहुल गांधी ने जिस आरोपों की फहरिस्त तले प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सत्ता को लाकर खड़ा कर दिया है, जवाब उस पे ठहाके या मिमिक्री के जरिए होंगे या इसकी गंभीरता को समझा जाएगा कि भारत सही मायने में अपने आप में तमाम अलग अलग सांस्कृतिक अवस्थाओं के बावजूद, भाषा के बावजूद भी कहीं कुछ होता है तो पूरे देश के भीतर आहट होती है और उसकी एक आवाज होती है। उस आवाज को ना सुनना, अनसुना कर देना, तो क्या वाकई भारत माता को अनसुना कर देना है? और मणिपुर के भीतर के हालात जाहिर है ये किसी से छुपे हुए नहीं है और इनका जिक्र कई मौकों पर कई सांसदों ने जो वहां से घूम कर आई, कई रिपोर्टों के जरिए निकल कर आया, लेकिन पहली बार उसको हिंदुस्तान से जोड़ते हुए वहां की हर हत्या को हिंदुस्तान के मर्डर के साथ राहुल गांधी ने जिस तरीके से जोड़ा और जिस तरीके से रखा, उसने इस देश के भीतर की राजनीति के 5 सवाल सबसे बड़े खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या मौजूदा मोदी सत्ता के ऊपर जो खुले तौर पर भारत माता की हत्या का आरोप लगाया गया है, इसके बाद कांग्रेस के वक्त में जो कुछ हुआ उसकी पूरी फहरिस्त अब खोलने की दिशा में भारत की राजनीति चली जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी के तुरंत बाद स्मृति ईरानी जब बोलने आई तो उनके पास भी मणिपुर को लेकर शब्द नहीं थे, तो उन्होंने 84 के उस दौर में जो सिख मैसेकर हुआ था उसको लेकर और उस दौर में जो महिलाओं के साथ हुआ था उन रिपोर्टों को पढ़ना शुरू कर दिया, उसका जिक्र करना शुरू कर दिया। यानी 1984 और 2023 अतीत के तमाम पन्ने भारत की राजनीति में खंगालते हुए कौन कितना ज्यादा हत्यारा है या किसके हाथ कितने ज्यादा खून से सने हुए हैं, इसका जिक्र अब 2024 के चुनाव की दिशा में होगा। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जिस अहंकार का जिक्र राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किया है, उस अहंकार की पराकाष्ठा और उस अहंकार की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के उस जवाब के साथ खड़ी होगी जिसका जवाब उन्हें कल शाम 4 बजे देना है।
और उस जवाब के जरिए भारत की राजनीति में जो गांधी परिवार है उसको अब मोदी निशाने पर लेने से चूकेंगे नहीं। यह एक दूसरी राजनीतिक पहल निकलकर आने वाली है। यानी सवाल इस देश के भीतर अब किसी दूसरे मुद्दे का नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है कि कौन कितना बड़ा अपराधी है। इसे साबित करने की दिशा में भारत की राजनीति ने कदम बढ़ा दिया है और सत्ता इससे चूकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास समूची ताकत है। तीसरी परिस्थिति इस देश के भीतर में उस राजनीति के बढ़ने या उस राजनीति के विस्तार पाने या उस राजनीति की हिंसा तले लोगों का और ज्यादा आना और इस देश के भीतर में लोगों के भीतर दो हिस्सों में बंटने की परिस्थिति जो मणिपुर का जिक्र करते हुए हरियाणा तक पहुंची है, क्या अब उसकी कोई नई शुरुआत इस देश में कहीं हो तो नहीं जाएगी? क्योंकि खुले तौर पर जब यह ऐलान हो चला है कि सत्ता मर्डर किए हुए है, भारत माता की, हिंदुस्तान की, अहंकार में डूबी हुई है और इसके जरिए ही इनका पतन होगा, तो दूसरी तरफ सत्ता को बचाना या नए नैरेटिव को डेवलप करने की स्थिति में क्या मोदी सत्ता खुद को लाकर अब खड़ा करेगी? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल शायद सबसे बड़ा सवाल है। जब राजनीतिक तौर पर इतने बड़े हमले इस तरीके से होते हैं तो राजनीतिक सत्ता को इस बात को महसूस करने में देर नहीं लगती है। अगर उसने कोई बड़ी लकीर नहीं खींची तो यह जो लकीर राहुल गांधी ने खींच दी है, इसी आसरे इस देश का नैरेटिव बनता चला जाएगा। तो बड़ी लकीर क्या हो सकती है? उस दायरे में भारत की जांच एजेंसियां क्या कोई बड़ा व्यापक कदम उठाएंगी या सरकार या सत्ता इस दौर में कोई बड़ा निर्णय लेकर इस देश के सामने किसी बड़ी घटना को अंजाम देगी जिसके कटघरे में कोई दूसरा नहीं, विपक्ष के नेताओं को ही खड़ा किया जाएगा? यह चौथी परिस्थिति है। और पांचवी परिस्थिति शायद उस हिंदुस्तान और उस भारत का जिक्र के साथ है जहां पे लोकतंत्र तो लोगों के आश्रय चलता है। पहली बार उस लोकतंत्र के भीतर जो लोग वोट देते हैं उनके हाथ से भी लोकतंत्र को छीना जा चुका है। इसका एहसास कई जगहों पर कई तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण के साथ शुरुआत के साथ जरूर हुई थी, लेकिन इस दौर में यह भी नजर आया कि लोग वोट देकर किसे भी चुन लें, लेकिन राजनीतिक सत्ता जब अपने साथ सब कुछ लेना चाहती है तो नियम कायदे इस देश के बदल जाते हैं, नए नए बिल भी आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हाशिए पर कैसे चले जाते हैं। यह दिल्ली बिल में ही खुले तौर पर अगर नजर आ गया तो क्या अगली लड़ाई और अगली परिस्थिति या अगला कदम सत्ता का इस एहसास को कराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि जब तक हम सत्ता में हैं हमारे हिसाब से देश चले, इस मैसेज को देने में कितना वक्त लगेगा? और अगर यह परिस्थिति 5 मुद्दे इस तरीके से इस देश की सियासत के भीतर आकर लगता है कि खड़े हो गए तो फिर यकीन जानिए 2024 का चुनाव शायद आजाद भारत या 1952 के बाद से हुए किसी भी चुनाव से अलग होने जा रहा है। ना सिर्फ अलग होने जा रहा है बल्कि उस चुनाव को लेकर जो नैरेटिव या जो परसेप्शन या जो धारणा इस देश के भीतर बनेगी, उस धारणा के लिए जो कुछ इस देश के भीतर होगा उसका भुक्तभोगी कोई दूसरा नहीं, इस देश के लोगों को ही होना है। और शायद समझ इस बात को लेकर कहीं ज्यादा अब महत्वपूर्ण हो चली है कि राहुल गांधी के एक भाषण ने इस देश की राजनीतिक सत्ता के मुखौटे को अगर उघाड़ दिया और दूसरा हिस्सा यह है कि राहुल गांधी के एक भाषण ने अगर राहुल गांधी के भीतर भरे हुए गुस्से को उभार दिया और तीसरा हिस्सा यह है कि भारत की राजनीति में कटुता अब चरम पर है और किसे कितना बड़ा अपराधी घोषित किया जाए अब बात इसकी होने लगी है, तो कई सवाल इस दौर में एक साथ खड़े होंगे क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर बैठा हुआ हर तीसरा सांसद, और अगर छोटे अपराध भी जोड़ दीजिएगा तो हर दूसरा सांसद अपराधी है जो उसने हलफनामे में मामले को रखा है जिसमें जिक्र किया है हमारे खिलाफ कौन सा मुकदमा चल रहा है। यानी आरोपी नहीं, अभी आरोपी है, अभी सजा नहीं हुई है। तो क्या इस देश के भीतर में अब अपराधियों के जरिए ही समूचे लोकतंत्र को ढोने की स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो जाएगा? मुश्किल सवाल है
और शायद ये इतना मुश्किल सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि एक तरफ समूचे विपक्ष ने जोड़ा खुद को तो नाम इंडिया चुना, और उस इंडिया नाम को लेकर सत्ता के भीतर इतना ज्यादा गुस्सा भर गया कि उसने आतंकवादी संगठनों से और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी इंडिया नाम को जोड़ने में कोताही नहीं बरती। एक कदम और चलिएगा तो आज क्विट इंडिया का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी के क्विट इंडिया को राजनीतिक नारों में तब्दील कर करप्शन, परिवारवाद, तुष्टीकरण क्विट इंडिया के साथ जिक्र किया गया। यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत की राजनीति मौजूदा वक्त में कितनी कंगाल हो चली है, कितनी खोखली है, और उसके पास अपने ना शब्द हैं, ना ही कोई विजन है और ना ही नैरेटिव अपने अनुसार गढ़ने की ताकत है। तो उसने ऐतिहासिक परिस्थितियों को अपने साथ लाकर खड़ा करने की कोशिशें शुरू कर दी है। यह कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता है। तो क्या यहां कहा जा सकता है इंतजार कल प्रधानमंत्री के भाषण का करना होगा? जी नहीं। यह भी कहा जा सकता है कि इंतजार तब 15 अगस्त का लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन का कीजिए। जी नहीं। इंतजार कीजिए कि इस देश के भीतर में मणिपुर में शांति कैसे लौटे। इंतजार कीजिए कि कहीं कोई दूसरा मणिपुर इस दौर में नया बनाने की कोई प्रयोगशाला सियासी तौर पर खड़ी तो नहीं की जा रही है। इंतजार इस बात को लेकर कीजिए कि राजनीतिक सत्ता और देश के नेताओं के सरोकार जनता से क्यों टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और खुले तौर पर राहुल गांधी ने जब इस बात का जिक्र किया कि उनके भीतर अहंकार था, जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, लेकिन वह अहंकार धरा का धरा रह गया जब उन्होंने समझ लिया कि छोटे लोग नहीं बल्कि वो बड़े लोग होते हैं जो आपको ताकत देते हैं। उसमें एक बच्ची भी हो सकती है, एक किसान भी हो सकता है, और वही ताकत हिंदुस्तान की असल ताकत है। क्या इस परिस्थिति को सामने रख पाने की स्थिति में इंडिया है? क्या भारत की राजनीति उस दिशा में बढ़ पाएगी? मुश्किल सवाल जरूर है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्या कहते हैं प्रधानमंत्री और किस तरीके की प्रतिक्रिया इस देश के भीतर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।